हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स का अगला लेक्चर और इसमें हम कराएंगे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड के साथ साथ अदर सभी बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। देखिए, इससे पहले आप इससे पिछला लेक्चर जिसमें मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया है, ठीक है, उसको आप देख लें तो आपके अच्छे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर हो, जबकि दिया है मास ऑफ प्रोटॉन, एम लिख के बेस में पी, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg और ग्रेविटी दी है स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर केजी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसे सॉल्यूशन कैसे करें। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और साथ ही अदर बोर्ड में भी एक सवाल आ चुका है। तो देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या निकालना है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी स्मॉल r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दूरी ज्ञात कीजिए यदि इनके बीच का प्रतिकर्षण बल, प्रोटॉनों के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है। बेटा, यहां पर प्रतिकर्षण बल क्यों कहा, क्योंकि देखिए दोनों पार्टिकल प्रोटॉन है और प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है, मतलब F फोर्स लिख दो। ठीक है, और किसके बीच का बेटा, ये प्रोटॉनों के बीच का, तो Fp बराबर है Fp और फिर P, दो बार P लिख दो। F माने फोर्स बिटवीन किस किस के बीच का, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, ये बराबर है प्रोटॉन के भार के बराबर, बराबर mg। ठीक है, ये बराबर दिया प्रोटॉनों के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का प्रतिकर्षण बल बराबर दिया है mg। mg माने होता है बच्चों भार। अब यहां पर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का भार। ठीक है, भार भी एक प्रकार का गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, तो भार का फॉर्मूला होता है mg। तो प्रतिकर्षण बल जो है वो बराबर दिया है प्रोटॉन के भार के बराबर, तो बल F बराबर हो गया mg। अब F का मान रख दो कूलाम के नियम से। प्रतिकर्षण बल कूलाम का नियम कहता है बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और बराबर दिया है बेटा mg। वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मान आपको पता ही होगा 9 गुना 10 की घात 9, हर एक क्वेश्चन में यही रखना है। Q1 माने पहला पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 इंटू Q2 भी 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 अपॉन R ऐसे ही रहने देंगे बच्चों, ये निकालना है हमें, और बराबर mg, m माने प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये दे रखा बच्चों। ठीक है, कितना दिया है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू g ग्रेविटी, इसका मान दिया है बच्चों 9.8। ठीक है, बात समझ में आई। इसका मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 की घात 9 होता है, ये याद कर लेना, इससे पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था। Q1 माने प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ये भी होता है, मूल आवेश है ये। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 होता है लेकिन माइनस में, प्रोटॉन का आवेश भी 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है लेकिन प्लस में। ठीक है, तो Q1 भी ये हो गया, Q2 भी ये हो गया, दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन सेम आवेश होगा, और अपॉन R ऐसे ही रह देंगे एज इट इज, क्योंकि R हमें निकालना है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इज इक्वल टू mg, m माने प्रोटॉन का द्रव्यमान, g माने ग्रेविटी 9.8। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, R को सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये इधर से इधर ले आओ, इसको इधर ले आइए। ठीक है, समझे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको यहां कर लेंगे, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, संख्याएं एक साथ कर लो, 9 इंटू 1.6 की 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56। ठीक है, 16 गुना 16 256 और 1 2 2 अंक बाद दशमलव, तो 2.56 इंटू पावर देखिए कितनी हो गई, 19 और 19 38 माइनस के और 9 प्लस के, तो ये हो गई 10 की घात माइनस के 29 बचेंगी बेटा ये, और अपॉन ये बेटा यहां ले आओ 1.67 इंटू 9.8। ठीक है, और इंटू 10 की पावर माइनस के 27। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, अब देखिए
r इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर, इसको बेटा ऊपर ले जाइए, ये ऊपर जाकर प्लस 27 हो जाएगी, माइनस के 29 और ये गई प्लस के 27, माइनस 29 में से प्लस के 27 गई तो 10 की पावर माइनस के 2 बचेंगी बच्चों। ठीक है बेटा, और अपॉन ये एज इट इज लिख दो 1.67 इंटू 9.8। ठीक है, अब इसे रूट से बाहर निकाल लेंगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, लगभग मैं बता रहा हूं मैं, लगभग में 1.40। ठीक है, रूट से काट करके हमें जो है कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं तो इसलिए याद रहता है, आंसर अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1.40 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ये एज इट इज और अंडर रूट के अंदर है बच्चों। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये r इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 या 1.19 या 1.18 समथिंग ऐसा ही आएगा कुछ, आप कर लेना इसको। तो 1.18 इंटू 10 की पावर -2 में से -1 बाहर आ जाएंगी बेटा। ठीक है, -2 में से -1 बाहर आ जाएंगी, रूट से जब बाहर निकलती हैं तो पावर जो होती है वे आधी रह जाती है, तो -2 है -1 रह गई, या इसे आप लिख सकते हो -1 का मतलब एक अंक और इधर ले जाइए तो r इज इक्वल टू 0.118 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई इनके प्रोटोनों के बीच की दूरी। मैं अपेक्षा करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर अभी कुछ कम समझ में आया है तो इसी वीडियो को, इसी क्वेश्चन को आप स्पीड को डबल करके देख लें दोबारा। ठीक है, अच्छा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए बच्चों, कूलाम के नियम पर बेस्ड सेकंड न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बाण में U238 मतलब यूरेनियम परमाणु है, ये अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इसने यूरेनियम ने अपने अंदर से एक अल्फा कण को बाहर निकाला। यदि किसी क्षण, देखिए पहले यहीं तक बात कर लेते हैं, यूरेनियम ने अल्फा कण को उत्सर्जित किया तो देखिए ऐसे ये बाण में यूरेनियम 238, इसने अपने अंदर से एक अल्फा कण निकाला। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। तो इसने अपने अंदर से एक हीलियम का नाभिक बाहर निकाला। बच्चों जब अल्फा कण निकलता है तो जो भी परमाणु होता है उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। ये बात आप अपने माइंड में अच्छी प्रकार नोट कर लेना। जब भी किसी परमाणु से एक अल्फा कण बाहर निकलता है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो उस परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो पहले से 2 घट जाता है और परमाणु भार पहले से 4 घट जाता है। ठीक है, और अगर बीटा कण बाहर निकलता है तो जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता। कुछ इस प्रकार आप ये इक्वेशन हमेशा याद रखना। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे एक परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक x और परमाणु भार y, जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक, जो ऊपर लिखा रहता है वो परमाणु भार। अब इससे जब आप एक अल्फा कण बाहर निकालते हैं तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 कम हो जाता है, x-2, और परमाणु भार 4 कम हो जाता है, y-4। नया परमाणु मान लीजिए सपोज करो B बन गया। ठीक है, अब अगर हम इस B से, जिसका परमाणु क्रमांक x-2 है और परमाणु भार y-4 है, यदि हम इससे एक बीटा कण बाहर निकालें तो क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। इट मीन्स ये हो जाएगा x-2 था, इसमें +1 और ऐड कर दो तो ये हो गया x-2 +1, तो -1 बचा बेटा। ठीक है, -2 में +1 और ऐड करा तो -1 बचेगा और नया परमाणु सपोज करो C बन गया और y-4। तो बेटा मेरे कहने का मतलब है कि जब अल्फा कण बाहर निकलेगा तो परमाणु क्रमांक 2 घट जाएगा और परमाणु भार 4 घट जाएगा, और जब बीटा कण बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार एज इट इज रहता है, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। और तीसरा होता है गामा किरणें। जब गामा किरणें बाहर निकलती हैं तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बच्चों ये ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। बाण में यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण बाहर निकला, तो अल्फा कण जब बाहर निकलेगा तो इसका बाण में परमाणु क्रमांक है, रह जाएगा 90, परमाणु भार 238 है, रह जाएगा 234। ठीक है, 238 में से 4 गया 234, 92 में से 2 गया 90। नया परमाणु सपोज करो x बन गया। ठीक है, ये वैसे बन जाता है थोरियम बन जाएगा ये। ठीक है, अगर पता है तो लिख दो थोरियम, नहीं तो x लिख दो। नया परमाणु ये थोरियम बन गया। अब वो कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण ये लिख दो अल्फा कण,
आगे क्या है, विघटित परमाणु के केंद्र से, विघटित माने जो विघटन के बाद आया, ठीक है। अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र, विघटित परमाणु कौन सा है, ये वाला जो विघटन के, विघटन माने टूटने के बाद जो आया, तो यूरेनियम था, इससे जब ये टूटा तो बना विघटन के बाद थोरियम। तो यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से, विघटित परमाणु मतलब थोरियम से, थोरियम से कितनी दूरी पर हो, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, इस अल्फा कण पर बल पूछा है, ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है। अगेन रिवाइज, एक यूरेनियम परमाणु है, जब इससे अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक 2 घट जाएगा, परमाणु भार 4 घट जाएगा, नया परमाणु थोरियम बन गया 90 थोरियम 234। अब ये कह रहा है कि यदि किसी क्षण अल्फा कण मतलब अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, मतलब 2He4, ठीक है, हीलियम मतलब 2He4, यदि किसी क्षण अल्फा कण मतलब 2He4, थोरियम से थोरियम मतलब 90 थोरियम 234 से 9 × 10⁻⁻15 मीटर पर हो, तो अल्फा कण पर बल कितना लगेगा, ठीक है। इन पर बल पूछा है कि ये इस पर कितना बल आरोपित करेगा। तो ये निकालने के लिए बेटा 2 आवेशित कण हैं, एक अल्फा कण दूसरा थोरियम, ठीक है। पहले हम इनका आवेश निकाल लेते हैं और बल निकालने के लिए फिर हम बुला लेंगे कुलाम को, कुलाम का नियम लगा के बल निकल जाएगा। तो बल F बराबर होता है, आपको सभी बच्चों को याद है, F = 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये बल का फॉर्मूला होता है कुलाम का नियम से, ठीक है। किसका नियम है बच्चों, ये कुलाम का नियम, जो हमने पिछले लेक्चर में सिद्ध कराया था, आपको पूरा अच्छी तरह समझाया था। अब इसमें आपको देखना है Q1 और Q2 रखना होगा, R बीच की दूरी तो दी है, तो Q1 Q2 निकाल लीजिए यहां से। देखिए Q1 माने अल्फा का आवेश, अल्फा का आवेश निकालने के लिए किसी भी कण का अगर आवेश निकालना हो तो सबसे पहला लेक्चर देखिए मेरा, उसमें मैंने आपको समझाया था आवेश निकालने का फॉर्मूला होता है Q = Ne, ठीक है। n बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो या परमाणु क्रमांक, अगर परमाणु है तो उसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या, बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर देखिए बेटे Q1 अल्फा कण के लिए ले रहा हूं मैं, पहले Q1 किसका, अल्फा का आवेश, तो n की जगह आप देखेंगे परमाणु क्रमांक अल्फा कण का हीलियम का 2 है, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉन है, तो n की जगह 2 लिख दो, इंटू E माने प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा बेटा 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया बच्चों किसका आवेश, अल्फा का आवेश। दूसरा पार्टिकल है थोरियम, थोरियम का आवेश निकालेंगे, Q2 मतलब थोरियम का आवेश, ठीक है। ये भी सेम ऐसे ही Ne लगाइए, n माने अब देखिए थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 है, तो 90 रख दो, और E माने 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा कर दो बच्चों, 16 0 0 और 16 निम्मा 144, 144 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया बच्चों थोरियम का आवेश, ये आ गया अल्फा का आवेश, दोनों के आवेश आ चुके हैं, इनको आप वहां पर रख देंगे हम। तो F = हो जाएगा बेटा 9 × 10⁹ एज इट इज। Q1 ये रहा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका आवेश हो गया बच्चों अल्फा का, और Q2 माने थोरियम का आवेश, ये आया बेटा निकल के 144 × 10⁻⁻19, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये देखिए कैसे निकाला अगेन, Q = Ne होता है, n की जगह देखिए थोरियम में कितने प्रोटॉन है 90, तो n की जगह 90 रख दो, E की जगह, E माने मूल आवेश बेसिक चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करी 16 0 0, 16 निम्मा 144, तो 144 × 10⁻⁻19 कूलम। ये Q2 आ गया थोरियम का आवेश, ये Q1 आ गया अल्फा का आवेश, इनको हमने वहां पर रख दिया, और अपॉन में है बच्चों R², R माने इनके बीच की जो गैप है उसका स्क्वायर कर देंगे, बीच का गैप है 9 × 10⁻15 और इसका स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर माइनस के 30। अब इससे काट दो बेटा, 9 निम्मा 81, ठीक है, और 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, कितने बचे बच्चों 5, है ना, 9 एकम 9 14 है, ये 5 बचे और 54 हो गए, 9 छिक्का 54 16। तो F = हो गया 16 की गुणा करो बच्चों, 16 दूनी 32, 3 2, 16 3 48 और 3 51, 51.2 इंटू पावर देखिए कितनी हो जाएंगी बच्चों, पावर हो जाएंगी आपकी, ये नीचे माइनस के 30 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे,
जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी 10 की पावर प्लस 30 और 9 पहले से है तो ये हो गया 39 प्लस के 39 हो गए है ना, 10 की घात 39 प्लस के हो गए और 19 और 19 38 माइनस के हो गए, तो ये बचेंगे बच्चों 10 बचा बस। ठीक है, देखिए फिर एक बार 10 की घात 30 ऊपर गई, 30 और 9 39 प्लस के हो गए और 19 और 19 38 हो गए माइनस के। 39 में से जब आप 38 घटाओगे तो 10 की पावर 1 बचेंगी। 10 की पावर 1 का मतलब 10 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो F इज इक्वल टू 512 न्यूटन का बल लगेगा अल्फा कण पर। ठीक है बेटा, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कूलाम के नियम पर बेस्ड। देखिए बेटे अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर हैं। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक आवेश है प्लस के 9e और दूसरा आवेश है प्लस के e और ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये 16 सेंटीमीटर इनके बीच का गैप हो गया। अब वो कह रहा है इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक आवेश q रखना है इनके बीच में कहीं पर भी, है ना, ये जो रेखा मिला रही है इस रेखा पर कहीं पर भी रखो और ऐसे रखो कि वह संतुलन में हो। तो संतुलन का मतलब होता है कि उस पर दोनों ओर से सेम फोर्स लगे। संतुलन कब होगा, जब जितना, जैसे ये दो आवेशित कण एक ये, अब ये कहा मान लो तीसरा आवेश कहीं बीच में रख दिया कि वो संतुलन में हो। तो संतुलन कब होगा, जब जितना बल इधर से लगे उतना ही बल इधर से लगे, तो वे आवेश परस्पर संतुलन में कहलाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए माना प्लस 9e से x सेंटीमीटर पर q को रखने से वह संतुलन में होगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं संतुलन में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। ठीक है बच्चों, चाहे इधर से मान लो, माना प्लस ई से x सेमी पर, जरूरी नहीं है बेटा इधर से मान लो चाहे इधर से मान लो, आपकी इच्छा चलेगी। ठीक है, यहां से मान लीजिए मैंने यहां पर x सेंटीमीटर, ये आ गई बेटा x सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे रख दिया q आवेश, ये रख दिया, ये पॉइंट C मान लो आप, ये पॉइंट C, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और बीच में पॉइंट C कहीं पर मान लीजिए प्लस 9 से x सेमी पर एक आवेश q रख दिया और वो संतुलन में है। ठीक है, तो जब यहां से x पे रख दिया तो बताइए बेटा B से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये देखने के लिए आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है इनकी, 16 सेंटीमीटर। यहां से x पे रख दिया तो ये बचेगी बेटा 16 में से ये माइनस कर दो, अर्थात ये डिस्टेंस बचेगी 16 माइनस x सेंटीमीटर। मैं अपेक्षा करता हूं ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। भाई बच्चों टोटल 16 सेंटीमीटर है, प्लस 9e से x सेमी पर q को रखा तो संतुलन में है, तो प्लस 9e से x पर रखा तो इधर से रखेंगे। भाई टोटल डिस्टेंस 16, तो 16 में से x घटा दो तो इधर से 16 माइनस x पर q को रखने से वह संतुलन में होगा। तो संतुलन के लिए अभी मैंने बताया जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इधर से लगेगा। तो संतुलन के लिए FAC बराबर होगा FBC। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं या दोनों आवेश माइनस माइनस के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात संतुलन बिंदु इनके बीच में कहीं पर मिलेगा। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस का हो और दूसरा चार्ज माइनस का हो तो वे आकर्षित करेंगे, तो बीच में संतुलन नहीं होगा क्योंकि आकर्षित कर रहे हैं। तो संतुलन बिंदु उन्हीं को मिलाने वाली रेखा से उसी रेखा की सीध में कहीं पर भी बाहर मान लेते हैं। ठीक है, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो। ठीक है, बात समझ में आई। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो वे आकर्षित करेंगे, तो संतुलन बिंदु बीच में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बाहर। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो संतुलन बिंदु बीच में मिलेगा। तो हमने बीच में यहाँ पर कहीं पर, बीच में कहीं पर, कितनी दूरी पर पता नहीं, मान लेंगे। तो माना प्लस 9e से x सेमी पर q को रखने से वह संतुलन में होगा। ठीक है, संतुलन में होगा। अब जब यहां से संतुलन में है तो अर्थात A के कारण C पर जितना बल लगेगा B के कारण C पर भी उतना ही बल लगेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, A के कारण C पर बल, कूलाम का नियम लगाइए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4πε0 को बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, AC के बीच। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है बेटा 9e, Q2 कितना है बच्चों Q,
और अपॉन आर के रिप्लेस यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर बराबर एफ बी सी, बी के कारण सी पर बल सेम ऐसे ही 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 है बच्चों Q, Q2 है बेटा E अपॉन आर के रिप्लेस ये वाली डिस्टेंस बी से सी तक की डिस्टेंस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कटता है काट दो बेटा, इससे ये कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, देखिए ये 9 3 का वर्ग है x 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से ये बन गया 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखेंगे होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 16 तिया 48 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 16 तिया 48 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, या ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ बेटा, इधर आके प्लस 3x और x 4x इज इक्वल टू 48, या x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 से इसे काट दो 12 बार कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर संतुलन बिंदु होगा। अर्थात प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर पर q को रखने से वह आवेश संतुलन में होगा। तो बच्चों आपके समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है दो समान आवेश स्मॉल q व स्मॉल q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कैपिटल Q आवेश रखा जाता है। देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, स्मॉल q और स्मॉल q, ये हो गए स्मॉल q और स्मॉल q। ठीक है, फिर क्या करा, इनको जोड़ने वाली रेखा, इनके बीच की दूरी कुछ नहीं दी है, हम मान लेंगे r दूरी है मान लो। अब वो कह रहा है इनको जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु मतलब ये सपोज करो पॉइंट P मध्य बिंदु हो गया r/2 इधर से और बेटा r/2 इधर से। ठीक है, मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश कैपिटल Q रखा जाता है, ये रख दिया हमने, कैपिटल Q रखा जाता है। कैपिटल Q का मान ज्ञात करो, इस कैपिटल Q का मान ज्ञात करो यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। संतुलन का मतलब ये है कि अगर तीसरा आवेश बीच में रखने से भी उनके बीच के फोर्स पर कोई प्रभाव ना पड़े तो निकाय संतुलन में होगा। ठीक है, जैसे दो आवेशित कण हैं A और B, इनके बीच का जो फोर्स था, ठीक है, फिर बीच में रख दिया पॉइंट P पर एक तीसरा आवेश कैपिटल Q रख दिया। ठीक है, अब संतुलन के का मतलब होता है कि नेट फोर्स इनका 0 हो तो ये संतुलन में होगा। अर्थात कहने का मतलब जितना AB के बीच बल है उतना ही AP या PB के बीच का बल है। ठीक है, तो वो निकाय संतुलन में कहलाएगा। समझ में आया? यदि दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे हैं और उनके बीच में हमने एक बीच में मतलब r/2 डिस्टेंस पे जितनी भी दूरी है उसका आधा है ना बीच हो जाएगा, बीच में एक तीसरा आवेश कैपिटल Q रख दिया, तो वो कह रहा है अगर ये संतुलन में हो तो इस कैपिटल Q का मान कितना होना चाहिए। तो बेटा संतुलन का मतलब ये होता है कि जितना इनके बीच में पहले फोर्स लग रहा है जब ये Q नहीं था, है ना। तो देखो जरा पहले हम यहीं से सोल्व करते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले Q नहीं था, केवल दो आवेशित कण थे, स्मॉल q व स्मॉल q के बीच का बल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार MCQs में भी पूछा जा चुका है। स्मॉल q व स्मॉल q के बीच का बल, तो FAB कह दो बेटा इसको, बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 कितना है बच्चों? Q है स्मॉल q, Q2 कितना है? Q है स्मॉल q, और अपॉन r कितना है? r तो r है, ठीक है, r स्क्वायर। ये बल पहले लग रहा था AB के बीच, फिर क्या करा, इनके बीच में पॉइंट P पर एक तीसरा आवेश कैपिटल Q रख दिया। अब उस पर देखते हैं A के कारण कितना बल लगेगा, B के कारण। ठीक है, देखिए क्योंकि AP के बीच बल FAP कह दो बेटा इसे, या BP के बीच निकाल लो, एक ही बात है क्योंकि बीच में है और संतुलन है, तो इधर से इधर का निकाल लो, इधर से इधर, दोनों ओर का सेम फोर्स लगेगा। 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, या ये कह दो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 कितना है बच्चों? स्मॉल q, Q2 कितना है? कैपिटल Q, और अपॉन r के रिप्लेस ये वाली डिस्टेंस ले लीजिए, कितनी है? r/2, और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r²/4। ठीक है, ये हो गया। तो AB के बीच का बल ये आ गया, AP के बीच का बल ये आ गया। ठीक है, संतुलन में
संतुलन में क्या करें कि जो ए बी के बीच का बल है एफ ए बी और ए पी के बीच का बल है एफ ए पी बराबर लेकिन विपरीत होने चाहिए, बराबर लेकिन विपरीत होने चाहिए, तब संतुलन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बराबर और विपरीत रखोगे तो इन दोनों का जो नेट मान है एफ ए बी प्लस एफ ए पी बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो मतलब संतुलन हो जाएगा, ठीक है। या ये कह दो एफ ए बी बराबर होगा एफ ए पी लेकिन माइनस का, ठीक है बेटा। चाहे एफ बी पी भी लिख सकते हो यहां पर माइनस का। अब वैल्यू रख दो बेटा। एफ ए बी की वैल्यू मेरे पास है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ए पी ये रहा बेटा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, है ना। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 है बच्चों स्मॉल क्यू, Q2 है बेटा कैपिटल क्यू और अपॉन में R ये था R/2 और इसका स्क्वायर किया था तो R स्क्वायर बाई 4 ऊपर पहुंच गया था, ये रहा, ठीक है। ये लिख दिया। अब जो कटता है काट दो। इससे ये गया, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू गया अपने घर, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, ठीक है। हमें निकालना था कैपिटल क्यू का मान तो ये आ गया बेटा, जो बच्चा वो लिख दो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के कैपिटल क्यू इंटू 4। ये आ गया ना। हमें निकालना है किसकी वैल्यू? कैपिटल क्यू की, है ना। तो कैपिटल क्यू का मान ज्ञात करो तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस के स्मॉल क्यू अपॉन 4। अर्थात तीनों आवेशों के निकाय के संतुलन के लिए कैपिटल क्यू का मान Q/4 माइनस में होना चाहिए, ठीक है। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। भुजा ए वाले वर्ग ए बी सी डी के प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल ज्ञात करो, ठीक है। एक वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं ए है, इसके सारे कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, तो इनमें से कहा है बिंदु डी पर जो आवेश रखा है उस पर हमें बल ज्ञात करना निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ करते चलिए बच्चों अपनी कॉपी पर भी, ठीक है। पहले कोशिश किया करो पॉज करके अपने आप करने का, क्वेश्चन को नहीं होता है तो फिर वीडियो देखें, फिर खुद स्वयं करें, है ना। बिना देखे उतारना नहीं है, समझना है और फिर खुद करके देखना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप 100% उन्हें कर आओगे, ठीक है। और वीडियो देखते समय सभी नोटिफिकेशन ऑफ रखें, आधा पौन घंटा जितनी वीडियो है उतनी देर बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें, ठीक है। ए बी सी डी एक वर्ग हो गया, इसकी भुजाएं ए हैं, ए भुजा, सारी भुजाएं ए, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके कोनों पर क्यू आवेश, इस पर भी क्यू आवेश, इस पर भी क्यू आवेश, इस पर भी क्यू आवेश और इस पर भी क्यू आवेश, चारों कोनों पर क्यू आवेश हो गए। बिंदु डी पर रखे आवेश, ये रहा डी पर एक आवेश क्यू रखा है, पर बल ज्ञात करो। तो देखिए बेटा इस पर बल निकालना है तो कैसे करोगे? ए के कारण डी पर बल निकालेंगे, फिर बी के कारण डी पर बल निकालेंगे, फिर सी के कारण डी पर बल निकालेंगे, फिर सारों के कारण कुल बल निकालेंगे, ठीक है। तो ए के कारण डी पर बल निकालोगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा बेटा, ए ऐसे जाएगा एफ ए डी। फिर बी के कारण डी पर बल निकालोगे तो ये ऐसे जाएगा, ये हो गया बेटे एफ बी डी, ठीक है। फिर सी के कारण डी पर बल निकालोगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा एफ सी डी। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके बात समझ में आई होगी। डी पर आवेश पर बल निकालना है तो ए के कारण एफ ए डी ऐसे जाएगा, बी के कारण डी पर बल एफ बी डी ऐसे जाएगा, सी के कारण डी पर बल एफ सी डी ये ऐसे जाएगा। अब आप इसमें ये देखेंगे बेटे सी के कारण जो डी पर बल है एफ सी डी और बी के कारण जो डी पर बल है एफ बी डी, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी है वो यहां पर विकर्ण पर आएगा, ठीक है। जब दो बल परस्पर लंबवत हों, 11th में मैंने ये बात समझा रखी है कि जैसे एफ ए के कारण डी पर बल ये तो ऐसे चला गया, है ना, बीच में चला गया, तो ये तो नेट बल की दिशा में ही है क्योंकि परिणामी जो बल है वो विकर्ण पर आएगा, तो ये तो नेट बल की दिशा में है। सी के कारण डी पर बल एफ सी डी ये ऐसे है, बी के कारण डी पर बल ये ऐसे है, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो इनका जो परिणामी है एफ सी डी का, ये एफ सी डी और एफ बी डी, इन दोनों बलों का जो परिणामी है बच्चों वो विकर्ण पर आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा, ठीक। तो वो निकालने का हमारा तरीका ये होगा, ये विकर्ण पर नेट बल आएगा जिसमें एक बल पहले से ही है एफ ए डी, ये तो पहले से ही है, ठीक है, इसका भी मान यहां पर आएगा,
जो भी निकल के आएगा, और इसका भी मान यहाँ पर आएगा जो भी निकल के आएगा। मान मतलब इसका कंपोनेंट घटक। घटक क्यों निकालेंगे, यहाँ पर देखिए FCD की बात कर लो या FBD की बात कर लो, ये इस परिणामी बल से तिरछी कंडीशन में है, कुछ एंगल पर है। ऐसे ही इस वाले बल को भी देखिए, इस परिणामी, ये परिणामी है बेटा, इसे बोलेंगे परिणामी, जो विकर्ण पे आ रहा है। अगर दो बल परस्पर लंबवत हों तो उनका परिणामी विकर्ण पर आता है, तो ये विकर्ण है इनका, ठीक है। इस वाले बल का और इस वाले बल, ये परस्पर लंबवत होने के कारण 90 डिग्री है टोटल, तो इनका परिणामी यहां पर आएगा इस वाली रेखा पर, ये विकर्ण है इसका, तो ये विकर्ण है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला भी बल इस परिणामी से कुछ एंगल पर है। सिमिलरली FBD भी परिणामी से कुछ एंगल पर है। कुछ कितने एंगल पर है वो निकालने के लिए आप ये देखिए, वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों 90 के होते हैं, और विकर्ण जो है 45 पर जाता है। इट मीन्स ये भी 45, ये भी 45, अर्थात कहने का मतलब ये 45 डिग्री पर है और ये भी 45 डिग्री पर है, ठीक है। FCD परिणामी बल से 45 डिग्री पर है। इसी प्रकार FBD भी परिणामी बल से 45 डिग्री पर है। तो हम क्या करेंगे, FCD के जब आप कंपोनेंट निकालेंगे, घटक निकालेंगे, क्यों निकालेंगे घटक, क्योंकि ये परिणामी से तिरछी कंडीशन में है, तो इसके घटक वियोजित करने होंगे। घटक वियोजित करने का तरीका ये होता है बच्चों, जो एंगल है उसके सामने आप परपेंडिकुलर खींचते हैं, है ना, परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ऐसे FCD का परपेंडिकुलर ये जाएगा 90 डिग्री पर, है ना, इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, इससे परिणामी से 90 डिग्री पर ये जाएगा कंपोनेंट FCD साइन थीटा, मतलब साइन 45, और यहां पर आएगा बेटा FCD कोस 45। ये लंब बोला जाएगा, लंब घटक, ये आधार घटक, ठीक है। FCD का लंब घटक जो 90 डिग्री पर आया है, ये आधार घटक जो बेस पर आया है। इसी प्रकार जब इसके कंपोनेंट निकालोगे आप FBD के, तो ये भी इसी टाइप से आएंगे, इस 45 डिग्री एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री पर, है ना। FBD के से इस परिणामी से 90 डिग्री पर ये आएगा FBD, परपेंडिकुलर के लिए साइन लिख देंगे, है ना, लंब के लिए साइन, तो FBD साइन 45, और ये हो जाएगा बेटा FBD कोस 45। तो घटक आपके यहां पर समझ में आ गए होंगे। हमारा इन दोनों से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों बलों से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर और विपरीत भी हैं, तो ये कट जाएंगे। जबकि ये बल सारे जो परिणामी पर आ रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो परिणामी बल जो होगा वो डिपेंड करेगा इस बल पर, इस पर और इस पर, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। तो ये कंपोनेंट की सहायता से मैंने जो है परिणामी बल निकालना आपको सिखाया। अब FAD, FCD, FBD का मान निकाल लेंगे। पहले FAD का मान देखिए, क्योंकि FAD का मतलब होगा AD के बीच का बल, A से D के बीच का बल। तो ये निकालने का तरीका है बेटा, ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें, ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की सहायता लीजिए। AD इज इक्वल टू होगा, AD कर्ण है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इट मीन्स AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2A स्क्वायर, इसमें से A स्क्वायर में से A बाहर, तो A रूट 2। तो ये वाली साइड हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है A से D तक की, A रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पर हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है बच्चों Q, Q2 भी कितना है Q, तो Q स्क्वायर हो गया, और अपॉन R स्क्वायर A रूट 2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2A स्क्वायर। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q, Q2 भी Q, और R के रिप्लेस ये वाली डिस्टेंस A से D तक की है A रूट 2, और इसका स्क्वायर होगा तो 2A स्क्वायर, ये आ गया। अब ऐसे ही आप निकालेंगे FAB, ये आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। FAB नहीं बेटा, गलत, FAB नहीं, हमने निकालना होगा D पर बल देखना है, तो BD और CD, तो FBD निकालेंगे पहले। FBD निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q है, Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन R, ये हो जाएगी बेटा B से D तक की डिस्टेंस A स्क्वायर। ये आ गया बेटा समझ में। ऐसे ही C के कारण D पर बल निकालिए, FCD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q, Q2 भी Q, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R A स्क्वायर।
ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एफ ए डी हमारी ए डी के बीच बल ये आ गया, बी डी बी के कारण डी पर बल ये आ गया, सी डी सी के कारण डी पर बल ये आ गया। ये तीनों मान उठाइए और नेट बल में रख देंगे। देखिए नेट बल या परिणामी बल, परिणामी बल F इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको जोड़ दो, एफ ए डी। क्यों जोड़ दो? क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो एफ ए डी प्लस एफ सी डी कोस 45 डिग्री प्लस एफ बी डी कोस 45 डिग्री। वैल्यू रखने जा रहा हूं बेटा मैं, तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू, वैल्यू रखिए, एफ ए डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तो सारों में कॉमन हो जाएगा जब वैल्यू रखोगे, साथ में क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इट मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो जो बचा वो लिखे, ए डी में बचेगा, एफ ए डी में बचेगा 1/2 है ना, 1/2 प्लस एफ सी डी पूरा कॉमन आ चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो जब ये पूरा कॉमन आ चुका है तो बस केवल बचेगा कोस 45, और कोस 45 का मान होता है 1/2 प्लस एफ बी डी कोस 45 में देखिए एफ बी डी पूरा कॉमन आ चुका है और कोस 45 बचेगा, इट मीन्स 1/2 बचेगा। ठीक है, कोस 45 का मान 1/2। तो ये आ जाएगा बेटा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर